हेलो। और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जिसका नक्शा अगर आप ध्यान से देखें ना तो वो बिल्कुल एक सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़े जैसा दिखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के धान के कटोरे यानी छत्तीसगढ़ की। सच कहूं तो इतनी ज्यादा प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद ये हमारे देश का सबसे बड़ा स्लीपिंग जाइंट है, जहां अनगिनत संभावनाएं बस अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम इस दिलचस्प जगह के डीएनए को समझने के लिए इन 5 मुख्य चीजों पर गौर करेंगे। एक अनूठा राज्य, इसकी भौगोलिक संरचना, कृषि और नदियां, खनिज संपदा और आखिर में यहाँ की जनसांख्यिकी और इसका भविष्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक अनूठा राज्य। कैसे ये दक्षिण कोसल से भारत का 26वां राज्य बना। आपको पता है, प्राचीन काल में चारों तरफ से जमीन से घिरे इस इलाके को दक्षिण कोसल कहा जाता था। लेकिन जरा सोचिए, अचानक आधुनिक युग के आते आते मुगल और मराठा काल के दौरान इसे छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाने लगा? ये नाम आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब ना इतिहास के पन्नों में बड़ा ही दिलचस्प है। असल में कलचुरी वंश के रतनपुर शाखा के जो राजा और जमींदार थे, उनके पास इस इलाके में पूरे 36 किले थे, जिन्हें तब गढ़ कहा जाता था। तो बस इन्हीं 36 गढ़ों के इस प्रभावशाली इतिहास की वजह से इस पूरी जगह का नाम ही छत्तीसगढ़ पड़ गया। बिल्कुल शाब्दिक अर्थ है इसका। अब अगर इसके बनने की टाइमलाइन देखें तो ये सब रातों रात नहीं हुआ। 1861 में पहले इसे सेंट्रल प्रोविंसेस यानी मध्य प्रांत में मिलाया गया। फिर आज़ादी के बाद 14 रियासतों के विलय के साथ 1956 में जाकर ये पुनर्गठित मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा बना। और फिर एक लंबे इंतजार के बाद 1 नवंबर 2000 को ये आधिकारिक तौर पर भारत के 26वें राज्य के रूप में दुनिया के सामने आया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, भौगोलिक और प्राकृतिक संरचना, इसके विशाल पठार और मैदान। ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो इसका स्केल बहुत ही विशाल है। 1,37,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला ये राज्य भारत के कुल भूभाग का लगभग 4.5% कवर करता है। और एक मजेदार बात, बंगाल की खाड़ी से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर होने के बावजूद ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। इसके आसपास 6 अलग-अलग राज्य हैं। उत्तर में यूपी और मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व और दक्षिण पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र। अब जरा इसकी जमीन को देखिए, यहाँ कमाल का कंट्रास्ट है। इसे हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्तर में बघेलखंड का पठार है, जहाँ गौरलाटा चोटी 1225 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर बीच में आता है छत्तीसगढ़ का एकदम समतल मैदान, जिसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 200 मीटर है। और फिर जैसे ही हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, दंडकारण्य का पठार आ जाता है, जहां बेलाडीला की पहाड़ियां वापस 1200 मीटर तक ऊंची हो जाती हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कृषि और नदियां। यही तो इस राज्य की असली जीवन रेखा है। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही यहाँ भी खेती सबसे अहम है। करीब 80% आबादी खेती पर ही निर्भर है, जिससे यहाँ की बेहतरीन लाल, पीली और लेटराइट मिट्टी का खूब सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो चीज़ सबसे खास है ना, वो है यहाँ का नदी तंत्र। ये अकेला राज्य भारत के 4 बड़े रिवर सिस्टम्स के लिए एक वाटरशेड का काम करता है। उत्तर का हिस्सा सोन नदी के जरिए गंगा बेसिन में, बीच का हिस्सा महानदी बेसिन में, दक्षिण का पानी इंद्रावती से गोदावरी में और पश्चिम का पानी बंजर नदी से नर्मदा में जाकर मिलता है। और सिंचाई की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है। राज्य में सिंचाई का एक बड़ा हिस्सा भूजल यानी ग्राउंड वाटर से नहीं, बल्कि सतही जल यानी सरफेस वाटर से आता है। सतही जल से 33.80 लाख हेक्टेयर और भूजल से सिर्फ 9.20 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। धान जैसी ज्यादा पानी मांगने वाली फसल के लिए ये सतही जल किसी वरदान से कम नहीं है, और इसीलिए तो इसे भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। अब रुख करते हैं चौथे और सबसे भारी भरकम हिस्से की तरफ, खनिज संपदा और उद्योग। असल मायनों में यही यहाँ का पावर हाउस है। अगर सतह के ऊपर धान की हरियाली है, तो जमीन के नीचे गोंडवाना और धारवाड़ की चट्टानों में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। और वैरायटी देखिए, यहाँ लगभग 27 अलग-अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, टिन, यहाँ तक कि हीरो के भी विशाल भंडार हैं यहाँ। खास तौर पर कोयला, जो इस पूरे राज्य के औद्योगिक विकास की सबसे अहम कड़ी बना हुआ है।
जाहिर है, जहां इतना खजाना होगा वहां बड़े उद्योग तो आएंगे ही। जैसे बेलाडेला में लोहे के लिए एनएमडीसी, भिलाई में स्टील के लिए सेल और बिलासपुर में कोयले के लिए कोल इंडिया ने अपने तगड़े बेस बना रखे हैं। और अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो कोरबा का नाम सबसे ऊपर आता है, जो एनटीपीसी और बाल्को जैसी कंपनियों के साथ इस राज्य का मेन पावर हब बना हुआ है। आखिर में बात करते हैं हमारे 5वें हिस्से की, जनसांख्यिकी और भविष्य, यानी वो लोग जो असल में इस स्लीपिंग जायंट को चला रहे हैं। संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने वाले लोगों का क्या? 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 2,55,45,198 है। आसान भाषा में कहें तो ये पूरे भारत की जनसंख्या का एकदम सटीक 2% है। ये जो युवा और ऊर्जा से भरी आबादी है ना, यही छत्तीसगढ़ की सबसे असली और बड़ी ताकत है। एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो इसे 5 संभागों और 27 जिलों में बांटा गया है। राजनीति की बात करें तो यहाँ 11 लोकसभा और 90 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 90 में से लगभग आधी सीटें रिजर्व्ड हैं, 34 सीटें एसटी के लिए और 10 सीटें एससी के लिए। ये साफ दिखाता है कि यहाँ की डेमोग्राफिक कितनी विविध और गहरी है। लेकिन देखिए, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। शिक्षा के मामले में एक बड़ा विरोधाभास भी मौजूद है। वैसे तो राज्य की औसत साक्षरता दर 70.3% के आसपास है, लेकिन जिलों के बीच का फासला बहुत ज्यादा है। एक तरफ दुर्ग जिला है जहां लिटरेसी 79.69% तक पहुंच गई है, और दूसरी तरफ बीजापुर है जो सिर्फ 41.58% पर अटका हुआ है। ये जो एजुकेशन का गैप है ना, ये राज्य के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ तस्वीर काफ़ी अच्छी नज़र आती है। राज्य का एवरेज है 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं। नेशनल लेवल के मुकाबले ये बहुत ही हेल्दी आंकड़ा है। इसमें भी अगर आप आदिवासी बहुल बस्तर में जाएं तो ये सबसे ज़्यादा 1023 है, जबकि कोरिया जिले में सबसे कम यानी 968 दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर इतनी सारी प्राकृतिक संपदा, उपजाऊ जमीन और बेहतरीन ह्यूमन कैपिटल को देखते हुए दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या ये स्लीपिंग जायंट पूरी तरह से जागकर भारत के सबसे विकसित राज्यों की लिस्ट में शामिल हो पाएगा? अगर इन शानदार संसाधनों का सही से मैनेजमेंट किया जाए तो सच मानिए इसे टॉप पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी बड़े सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं रोकते हैं।